हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम कुछ सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चंस इंक्लूडेड हैं। अब आपका एग्जाम पास आ रहा है तो हम प्रैक्टिस सेट से करेंगे, राइट? तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज बाय पिंग यूटिलिटी? पिंग यूटिलिटी में कौन सा प्रोटोकॉल यूज होता है? टीसीपी, यूडीपी, आईसीएमपी या फिर एआरपी? तो इसके अंदर पिंग यूटिलिटी में यूज होता है आईसीएमपी, क्योंकि ये नेटवर्क डायग्नोस्टिक के लिए यूज होता है, एरर रिपोर्टिंग के लिए यूज होता है नेटवर्क के अंदर। ये इको रिक्वेस्ट और इको रिप्लाई ये करता है ये। दैट्स व्हाई ये हमारा यूज होता है आईसीएमपी के अंदर। टीसीपी क्या है? टीसीपी एक रिलायबल कनेक्शन ओरिएंटेड डेटा ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है। यूडीपी फास्ट और कनेक्शन लेस ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल है। और जो एआरपी है वो रिजोल्व करता है आईपीवी4 एड्रेस को मैक एड्रेस के अंदर, ठीक है, लोकल नेटवर्क के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। A physical server runs multiple isolated virtual machine। एक फिजिकल सर्वर है, उसके अंदर वेरियस हमारी जो मल्टीपल आइसोलेटेड वर्चुअल मशीन्स रन होती हैं, ईच पोटेंशियली रनिंग अ डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जितनी वर्चुअल मशीन्स हैं उसके वो जो है रन कहाँ हो रही हैं, अलग अलग उनका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो विच कंपोनेंट इनेबल्स दिस एब्स्ट्रैक्शन? तो ये जो है कहाँ, ये क्या लॉजिक है इसके पीछे? तो ये कंपाइलर है, हाइपरवाइजर है, डीएनएस सर्वर है या फिर लोड बैलेंसर है? तो ये हमने पढ़ा था हाइपरवाइजर के अंदर। हाइपरवाइजर के अंदर क्या होता है, एक वर्चुअल मशीन मॉनिटर होता है जो क्रिएट और मैनेज करता है मल्टीपल वर्चुअल मशीन्स को एक फिजिकल सर्वर के ऊपर, ठीक है, जो अलाउ करता है हर वर्चुअल मशीन को कि वो रन हो सके अपने खुद के ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर अलग से, ठीक है। नाउ अब हमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम का एक क्वेश्चन गिवन है कि हमें वेट वेट और फिर क्रिटिकल सेक्शन आ गया, फिर उसके बाद सिग्नल सिग्नल दे रखा है। तो इफ इनिशियल वैल्यू ऑफ सीमाफोर इज एस इज इक्वल टू 1, शुरुआत में 1 है, तो व्हाट हैपेंस व्हेन अ प्रोसेस एग्जीक्यूट्स द कोड? जब ये कोड एग्जीक्यूट होगा तो फाइनली इसकी क्या वैल्यू होगी? तो एस की वैल्यू 1 है। अब ये क्या करेगा? वेट सिग्नल कॉल हुआ है, वेट कॉल हुआ है, तो एस की वैल्यू यहाँ क्या हो जाएगी? एस की वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। अब सेकंड वेट आया, सेकंड वेट आया, लेकिन क्योंकि एस की वैल्यू 0 है, अब 0 वैल्यू को वो क्या 0 करेगा? तो वो क्या करेगा? वो वेट करता रहेगा, वो प्रोसीड ही नहीं कर पाएगा क्योंकि एस की वैल्यू तो उसको 0 मिली, ठीक है। तो प्रोसेस यहीं पे ही ब्लॉक हो जाएगा, होल्ड कर लेगा ये यहाँ पे सीमाफोर को, होल्ड करेगा ये सीमाफोर को। तो ये सिग्नल ऑपरेशन तक तो पहुंचेगा ही नहीं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डेडलॉक आ जाएगा। तो ये क्या इसका करेक्ट आंसर है? बी। यहाँ पर डेडलॉक ऑकर हो जाएगा। नाउ विच स्टेटमेंट अबाउट बैंकर्स एल्गोरिदम इज करेक्ट? बैंकर्स एल्गोरिदम के रिगार्डिंग क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? इट डिटेक्ट्स डेडलॉक्स आफ्टर दे ऑकर, या फिर इट प्रिवेंट्स डेडलॉक बाय परमानेंटली डिनाइंग रिसोर्स रिक्वेस्ट। रिसोर्स रिक्वेस्ट को परमानेंटली डिनाई करके हम डेडलॉक को ही प्रिवेंट कर लेते हैं यहाँ पर। या फिर इट अवॉइड्स डेडलॉक बाय ग्रांटिंग अ रिक्वेस्ट ओनली इफ द रिजल्टिंग स्टेट इज सेफ, या फिर इट गारंटीज स्टार्वेशन कैन नॉट ऑकर। तो इसके अंदर क्या करता है ये जो बैंकर्स एल्गोरिथम है, ये डेडलॉक अवॉइडेंस एल्गोरिथम है, ताकि डेडलॉक अवॉइड किया जा सके। तो ये चेक करेगा कि हमें जो रिक्वेस्ट आ रही है हमें ग्रांट करनी है या नहीं करनी है। अगर ग्रांट करेंगे तो वो सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर इज सी। लॉजिक वही रहेंगे, इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन जैसे डेडलॉक के ऊपर आता है, ठीक है, आपका शेड्यूलिंग के ऊपर आता है, मेमोरी मैनेजमेंट के ऊपर आता है, बस उसका जो पूछने का तरीका है वो थोड़ा सा या तो मॉडरेट या डिफिकल्ट इस तरह से हो जाता है, ठीक है। तो घबराना नहीं है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उन्हीं को अच्छे से करके जाना। मैंने 2025 की जो प्लेलिस्ट है उसके अंदर सब कुछ अच्छे से बता रखा है आपको कि क्या इंपॉर्टेंट है। आप उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर फोकस करेंगे ना तो आपका श्योर ये जो एग्जाम है क्लियर हो जाएगा। नाउ which file allocation method suffers most directly from external fragmentation? इनमें से कौन सा फाइल एलोकेशन मेथड है जो सफर करता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन से? लिंक्ड एलोकेशन है, इंडेक्स्ड एलोकेशन है, कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन है या फैक्ट बेस्ड एलोकेशन है? तो ये होता है कॉन्टिन्यूअस एलोकेशन। हम कंटिन्यूअसली मेमोरी एलोकेट करे जा रहे हैं, यहाँ पे 1 को 2 को 3 को, ये सपोज प्रोसेसेस है, ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई, सपोज ये प्रोसेस एग्जीक्यूट हो गई, ये 50 केबी की है, ये भी 50 केबी की है। अब सपोज 100 केबी की प्रोसेस को मेमोरी स्पेस चाहिए, लेकिन हमारे पास सेपरेट सेपरेट 50-50 तो है अवेलेबल, मतलब टोटल तो 100 स्पेस अवेलेबल है, बट हम उसको एलोकेट नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास कंटिन्यूअस स्पेस 100 जो केबी का होना चाहिए था वो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिस्टम हैज टीएलबी एक्सेस टाइम 10 ns, मेन मेमोरी एक्सेस टाइम 100 ns, टीएलबी हिट रेशियो 80%। अब एज्यूम करना है वन मेमोरी एक्सेस आफ्टर अ टीएलबी लुकअप ऑन अ हिट एंड टू मेमोरी एक्सेस ऑन अ मिस, ठीक है। व्हाट इज द इफेक्टिव एक्सेस टाइम? अब हमें ये बताना है। तो टीएलबी हिट कैसे निकालते हैं?
टीएलबी हिट निकलेगा 10 प्लस 100, इन दोनों को ऐड कर दो तो ये निकल आएगा 1110 NS। ठीक है, अब टीएलबी मिस निकालना है हमें, तो वो कैसे निकलेगा, 10 प्लस 100 प्लस दोबारा से, ठीक है, तो ये आ जाएगा 210 NS, राइट। अब जो इफेक्टिव एक्सेस टाइम है वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा, हमारी हिट रेशो दे रखी है, तो जो हिट का है 0.8 इंटू 1110 प्लस मिस का क्या बना 0.8 यहाँ पे है तो मिस का 0.2% बना, तो यहाँ पर आ जाएगा 210। ठीक है, अब इन सबको ऐड करेंगे तो ये 88, ये प्लस में 42 और ये आ जाएगा 130 NS। ठीक है, तो इस तरह से हम निकालते हैं, करेक्ट आंसर इज सी। नाउ A client requests a resource that does not exist on a वेब सर्वर। एक क्लाइंट ने एक रिसोर्स जो है रिक्वेस्ट किया जो एग्जिस्ट ही नहीं करता वेब सर्वर के ऊपर। विच HTTP स्टेटस कोड इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, इसमें से कौन सा स्टेटस कोड ज्यादा अप्रोप्रिएट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं। तो 200 जो होता है वो तो ओके के लिए होता है, 301 होता है परमानेंटली मूव के लिए होता है, ठीक है, और 404 होता है नॉट फाउंड, और 500 होता है इंटरनल सर्वर एरर। ठीक है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हमारा जो है पेज है वो नहीं मिला है, वेब सर्वर नहीं मिला, तो जो सॉरी जो पेज रिक्वेस्ट किया है वो सर्वर पे नहीं है, तो वो आ जाएगा नॉट फाउंड। ठीक है, ओके का मतलब कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल हो गई है। नाउ अ प्रोजेक्ट हैज वेल अंडरस्टूड रिक्वायरमेंट्स, इस मतलब कि जो रिक्वायरमेंट्स है वो क्लियरली है, जो अंडरस्टैंड है, ठीक है, बट द कस्टमर वांट्स अ वर्किंग वर्जन अर्ली एंड एक्सपेक्ट्स रिक्वायरमेंट टू इवॉल्व बेस्ड ऑन फीडबैक। तो विच मॉडल इज मोस्ट सुटेबल, कि वो कहता है कि हमारा जो ना वर्किंग है वो कंटिन्यूस रहे, वो सारे फेजेस रन करे, ठीक है, फीडबैक के अंदर जो भी उसको मिला वो उस पे काम करके दोबारा से सारे फेजेस स्टार्ट करे। तो ये किस में होता था, ये वाटरफॉल में तो नहीं होता था, बिग बैंग में भी नहीं होता था, वी मॉडल में भी नहीं होता, ये होता है इंक्रीमेंटल मॉडल में। ठीक है, जो डिलीवर करता है क्या, यूजेबल पीसेस को, मतलब कि जो यूजेबल कोड जो हमारा एप्लीकेशन है, ठीक है, वो हमें भेजता रहता है, ठीक है, इंक्रीमेंटली, और फीडबैक के साथ वो रिफाइन करता है। ठीक है, now, in a distributed database system, during a network partition, a design chooses to guarantee consistency rather than availability. Which cap combination is being prioritized? इसमें से कौन सी cap जो combination है वो prioritize की जाएगी? तो ये बताना है हमें, consistency है ना कि availability। तो partition के अंदर क्या होता है, consistency होती है, consistency plus partition tolerance, ये होता है इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर करेक्ट आंसर सी और पी, तो ये है हमारा बी। ठीक है, या फिर इसके अंदर ये भी हो सकता था अवेलेबिलिटी प्लस पार्टीशन टॉलरेंस, क्योंकि इसके अंदर अवेलेबिलिटी मना किया कि कंसिस्टेंसी पे फोकस है, तो इसीलिए सी पी आ जाएगा। नाउ विच राउटिंग एल्गोरिदम इज एसोसिएटेड विद द काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम, ये बहुत इजी क्वेश्चन है। काउंट टू इन्फिनिटी प्रॉब्लम कहाँ होकर होती है, ये होकर होती है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग के अंदर। ठीक है, सीक्वेंस करेक्टली रिप्रेजेंट द टीसीपी कलेक्शन एस्टेब्लिशमेंट प्रोसेस, तो ये बताना है हमें। तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे ये क्लाइंट है, ये सर्वर है, ये क्लाइंट, ये सर्वर, ठीक है, क्लाइंट ने क्या भेजा सर्वर को, ये रिक्वेस्ट भेजी, ठीक है, अब सर्वर ने क्या भेजा कि मुझे रिक्वेस्ट मिल गई है, तो सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट, ये आ गया। अब क्लाइंट दोबारा क्या भेजेगा कि ठीक है, तुम्हारे जो तुमने भेजा था सिंक और जो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग भेजा था मुझे मिल गया है, तो एक्नॉलेजमेंट फ्लैग ये भी भेजेगा इसको सर्वर को। तो इसमें क्या कॉम्बिनेशन बनता है, सिंक प्लस एक्नॉलेजमेंट प्लस एक्नॉलेजमेंट, तो करेक्ट आंसर इज बी। नाउ अ प्रोसेस इज वेटिंग फॉर एन इनपुट आउटपुट ऑपरेशन टू कंप्लीट, ठीक है, विच स्टेट इज इट नॉर्मली प्लेस्ड इन, तो वो वेट कर रही है इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए कि वो कंप्लीट हो जाए, तो ये कौन सी स्टेट है इनमें से, रेडी है, रनिंग है, वेटिंग ब्लॉक्ड है, या फिर टर्मिनेटेड है, तो वो है वेटिंग और ब्लॉक स्टेट। ठीक है, इसके अंदर वो वेट करता है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो है वो कंप्लीट हो जाए। ठीक है, वो सीपीयू को यूटिलाइज नहीं करता इस स्टेट के अंदर, बाकी सब में सीपीयू यूटिलाइज रहता है। नाउ अ ग्राफ कंटेन्स नेगेटिव वेट एजेस बट नो नेगेटिव वेट साइकिल, ठीक है, नेगेटिव वेट एजेस है उसके पास, ना कि वेट साइकिल, तो विच एल्गोरिदम इज जनरली सुटेबल फॉर फाइंडिंग सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ, तो सिंगल सोर्स शॉर्टेस्ट पाथ के लिए इनमें से कौन सी एल्गोरिदम बेस्ट है।
तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा बेलमन फोल्ड एल्गोरिथम। जो डिक्स्ट्रो एल्गोरिथम है ये नॉन नेगेटिव वेट के ऊपर काम करती है, ठीक है। ये नॉन नेगेटिव एजेस जो वेट है उनके ऊपर काम करती है। जो बेलमन फोर्ड है वो जो नेगेटिव एजेस हैं, नेगेटिव वेट एजेस है उसके ऊपर काम करता है, ठीक है, डिटेक्ट करता है नेगेटिव वेट साइकिल को भी, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। नाउ a banking application must be modified because a new government regulation changes the required reporting format। required reporting format है नई गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है, तो बैंकिंग एप्लीकेशन को भी अपने ऐप में मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। तो ये क्या है? ये करेक्टिव मेंटेनेंस है, अडेप्टिव मेंटेनेंस है, परफेक्टिव मेंटेनेंस है या प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है? तो क्योंकि नए चेंजेस आ गए हैं तो उसके अकॉर्डिंग ऐप को अडेप्ट करना है, मॉडिफाई करना है खुद को उसके अकॉर्डिंग, तो ये हो जाएगी अडेप्टिव मेंटेनेंस, ठीक है। नाउ एंड IPv4 नेटवर्क यूजेस द सबनेट मास्क, ठीक है। अब ये मास्क है, राइट, तो इसका मतलब इसके अंदर 26 वन होंगे, 192 दे रखा है, तो इसका मतलब यहाँ पे 8 वंस होंगे, यहाँ पे 8 वंस होंगे, यहाँ 8 वंस होंगे और लास्ट में यहाँ पर 2 हो रहेंगे, टोटल 24 हो गए ना। 24 वंस प्लस में 2 वन, 1 2, ये रहेगा इसके अंदर। तो अब हमें बताना है होस्ट कितने रहेंगे। पहले तो देखो जीरो कितनी है, 1 2 3 4 5 6, 6 जीरो है, तो इट मीन्स कि 2 रेज़ टू द पावर 6 इतने होस्ट एड्रेसेस अवेलेबल रहेंगे। बट हमें बताना है पर सबनेट कितने यूजेबल होस्ट एड्रेस रहेंगे। तो 2 रेज़ टू द पावर 6 कितना होता है? 64। इतने टोटल होस्ट है, माइनस कर देंगे 2, तो ये 62 इतने यूजेबल होस्ट आ जाएंगे, ठीक है। नाउ a company wants to deploy its own application without managing the underlying operating system, servers or runtime infrastructure, which cloud service model best fits? अब इसमें से हमें बताना है कंपनी ने जो है कंपनी है अपना जो एप्लीकेशन है डिप्लॉय करना चाहती है विदाउट मैनेजिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको मैनेज नहीं करना, ना ही सर्वर मैनेज करना, तो ये कौन सा सर्विस मॉडल इसके लिए बेस्ट रहेगा? तो इसके लिए बेस्ट रहेगा PaaS, ठीक है, कि हमारा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस, हमें प्लेटफॉर्म लेना है, ठीक है, बाकी सब कुछ कंपनी खुद से करेगी, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर इज बी। नाउ which characteristic most strongly indicates that a problem is suitable for dynamic programming? डायनेमिक प्रोग्रामिंग के लिए क्या मतलब कि करेक्टरिस्टिक मोस्ट सुटेबल है इसके अंदर? इट ऑलवेज रिक्वायर्ड sorting, उसमें sorting रिक्वायर्ड होती है, या फिर इट हैज ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स एंड ऑप्टिमल सब स्ट्रक्चर, या इट कंटेन्स ओनली रिकर्सिव कॉल्स, या इट मस्ट बी सोल्व्ड यूजिंग अ ग्राफ। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि इसके अंदर ये सब ओवरलैपिंग सब प्रॉब्लम्स होती हैं और ये उसमें से इसका ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड आउट करके देती है। तो करेक्ट आंसर इज बी। ओवरलैपिंग का मतलब ये होता है कि स्मॉल जो सेम स्मॉलर प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व होती रहती हैं रिपीटेडली, ठीक है। जैसे ये प्रॉब्लम है, ये बार बार यही सॉल्व होती जाएगी छोटी प्रॉब्लम जो है, तो ये इसको क्या करता है? ओवरलैप करता है और दूसरी प्रॉब्लम पे भी स्विच करता है। ऑप्टिमल सबस्ट्रक्चर का मतलब होता है कि ऑप्टिमल सॉल्यूशंस जो होते हैं वो बिल्ड होते हैं, जो वेरियस वेरियस हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशंस अलग अलग सब छोटी छोटी जो सब प्रॉब्लम्स है उससे मिली हैं, उनमें से भी बेस्ट जो है वो फाइंड आउट करके देती है ये, ठीक है। नाउ which statement is always true? Every view serializable schedule is every view serializable schedule is conflict serializable, every conflict serializable schedule is view serializable, या conflict serializability and view serializability are identical, या a schedule with a cycle is always view serializable? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा कि हर जो conflict serializable schedule होता है वो view serializable भी होता है, तो B is a correct answer। इसका ये याद रखना, कॉन्फ्लिक्ट सीरियलाइजेबल जो होता है वो क्या होता है? सबसेट होता है व्यू सीरियलाइजेबल का। सीरियलाइजेबिलिटी भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हमारी ट्रांजैक्शन कंट्रोल है उसमें एसिड प्रॉपर्टी जो है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये भी आपको करना है। नॉर्मलाइजेशन डेटाबेस का, सीक्वल कमांड, सीक्वल के अंदर जो आपकी वेरियस वेरियस जो कमांड है, DDL DML ये सब, DCL ये सब आपको अच्छे से करनी है, ठीक है। इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा, राइट। नाउ सपोज अ क्लास बी इनहेरिट फ्रॉम क्लास ए, क्लास ए से इनहेरिट किए क्लास बी ने, क्लास सी इनहेरिट्स फ्रॉम क्लास बी, बी से सी इनहेरिट हो रही है, तो ये कौन सी कॉन्सेप्ट इज इलस्ट्रेटेड? मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस है, या हाइब्रिड इनहेरिटेंस है? तो ये होती है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस, ठीक है, क्योंकि एक चेन बन गई है, एक के बाद एक लेवल आ रहा है, तो ये होगी मल्टी लेवल, तो करेक्ट आंसर इज बी। और जो हायरार्किकल होती है वो होती है कि मल्टीपल मतलब कि मल्टीपल क्लासेस से इनहेरिट कर रहा है, जैसे सेम पेरेंट से ये इस तरह से, तो ये हायरार्किकल हो गई ना। अटैकर इंटरसेप्ट्स अ वैलिड ऑथेंटिकेशन मेथड, ठीक है,
अटैकर है उसने एक वैलिड मैसेज है, कोई ऑथेंटिकेटेड मैसेज है, लेकिन उसने लेटर उसको रीट्रांसमिट कर दिया सेम मैसेज को टू गेन द एक्सेस। व्हाट टाइप ऑफ अटैक इज दिस? ये अटैक्स भी आपको सारे पता होने चाहिए कि किस टाइप के अटैक्स हैं, ठीक है। इस पे एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। सीक्वल इंजेक्शन हुआ, ठीक है, मैन इन द मिडल, रिप्ले, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये है रिप्ले अटैक, जिसमें कैप्चर करता है वैलिड कम्युनिकेशन को। अटैकर जो है वैलिड कम्युनिकेशन को कैप्चर करेगा, वो रीट्रांसमिट कर देगा उसको, ठीक है। तो उसकी वजह से वो क्या करता है, एक्सेस गेन कर लेता है। तो इससे अगर पूछा जाए कैसे प्रिवेंशन हो सकती है, तो इसके अंदर हम टाइम स्टैम्प्स लगा दें, ठीक है, टाइम स्टैम्प्स, सीक्वेंस नंबर्स, ये सारे के सारे हेल्प करते हैं ताकि ये जो रिप्ले अटैक है वो ना हो पाए। नाउ अ वेबसाइट डिस्प्लेस यूजर सप्लाइड कमेंट्स विदाउट प्रॉपर्ली एस्केपिंग एचटीएमएल जावास्क्रिप्ट कंटेंट। एक वेबसाइट है वो डिस्प्ले किया है उसने यूजर सप्लाइड कमेंट्स को विदाउट प्रॉपरली एस्केपिंग, कि जो जावास्क्रिप्ट और जो एचटीएमएल कंटेंट है उसके, अटैकर इंजेक्ट करता है जावास्क्रिप्ट दैट एग्जीक्यूट इन अनदर यूजर ब्राउजर। तो ये क्या है कि वो अटैकर ने इंजेक्ट कर दिया ऐसी जावास्क्रिप्ट जो हमेशा एग्जीक्यूट होगी किसी और यूजर ब्राउजर पे, ठीक है। हमने ये पेज खोला, यहाँ पे वो जैसे क्लिक किया तो वो दूसरे ब्राउजर पे चला जाएगा, ठीक है। तो ये होती है क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग, ठीक है। ये जब होती है जब जो अटैकर है वो इंजेक्ट कर देता है मैलिशियस जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल कोड को एक वेब पेज के अंदर। जैसे ही वो एग्जीक्यूट होता है तो वो दूसरे ब्राउजर पे स्विच हो जाता है, ठीक है। जैसे कोई यहाँ पे क्लिक करेगा तो वो दूसरे ब्राउजर पे स्विच हो जाएगा, राइट। तो करेक्ट आंसर इज, हमें ये दे रखे कस्टमर सीआईडी नेम, मतलब कस्टमर आईडी और नेम, ऑर्डर के अंदर ऑर्डर आईडी, कस्टमर आईडी, ऑर्डर डॉट सीआईडी इज अ फॉरेन की, ये फॉरेन की हुई यहाँ पर, ठीक है। जो रेफरेंस कर रही है, क्या रेफर कर रही है, ये रेफर कर रही है इसको। विच ऑपरेशन कैन वायोलेट रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को कौन सा ऑपरेशन वायोलेट कर रहा है? इंसर्ट करना, इंसर्टिंग एन ऑर्डर विद अ वैलिड एग्जिस्टिंग सीआईडी, ठीक है। इंसर्ट करो एक ऑर्डर को जो जिसका वैलिड एग्जिस्टिंग सीआईडी है, वो तो ठीक है, इसमें कोई वॉयलेट नहीं हो रहा। अपडेट करना कस्टमर नेम को, कस्टमर नेम को अपडेट कर रहा है तो इससे भी कुछ वॉयलेशन ओकर नहीं हो रहा, रेफरेंशियल इंटीग्रिटी लूज नहीं हो रही। इंसर्ट करना ऑर्डर को विद एन नॉन एग्जिस्टिंग सीआईडी, कि कोई जो है यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं कर रही, सपोज 101 एग्जिस्ट नहीं कर रही यहाँ पे, लेकिन हमने उसके नाम की यहाँ पर इंसर्ट कर दिया है ऑर्डर, तो जो ये है ये जो है वॉयलेट करता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को। तो करेक्ट आंसर इज सी। Now, during requirement analysis, two stakeholders specify contradictory requirements. रिक्वायरमेंट एनालिसिस में दो स्टेक होल्डर है वो स्पेसिफाई करते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी रिक्वायरमेंट को। व्हाट शुड द रिक्वायरमेंट्स इंजीनियर प्राइमरीली डू? रिक्वायरमेंट इंजीनियर अब क्या करेगा? इंप्लीमेंट करेगा दोनों रिक्वायरमेंट को साइमल्टेनियसली, या इग्नोर करेगा लेस इंपॉर्टेंट स्टेक होल्डर को, या फिर आइडेंटिफाई, एनालाइज और रिजोल्व करेगा कॉन्फ्लिक्ट विद स्टेक होल्डर्स, या फिर इमीडिएटली फ्रीज कर देगा रिक्वायरमेंट्स को? तो ये करेगा, इसका करेक्ट आंसर है सी, की वो आइडेंटिफाई करेगा, एनालाइज करेगा, फिर रिजोल्व करेगा जो भी कॉन्फ्लिक्ट है स्टेक होल्डर्स में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इज सी। हमें क्वेश्चन गिवन है, एक्स की वैल्यू गिवन है हमें, ठीक है, ये पॉइंटर के ऊपर क्वेश्चन है, ठीक है। अब एक्स का जो एड्रेस है वो यहाँ पे चला जाएगा और फिर यहाँ पे उसकी वैल्यू भी चली जाएगी। अब ये कहता है कि उसको प्लस प्लस करना है वहां पे, तो क्या आंसर आना चाहिए? तो इसके अंदर वैल्यू चली गई 10, ठीक है। अब 10 चली गई तो ये कह रहा है प्लस प्लस, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सी। तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने व्यूज कमेंट में शेयर कीजिएगा। थैंक यू।